हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 16 को लेकर आया हूं और ये बहुत ही मज़ेदार सेक्शन है। प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है और ये ऐसा सेक्शन है जो पूछा ही जाता है। इसलिए इसको हम आज काफ़ी डिटेल में देखेंगे, इसकी एक एक चीज़ देखेंगे। और सेक्शन 16 इस वीडियो के बाद आपको नहीं भूलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए देखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ना भूले? ये आप कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। सेक्शन 16 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बताता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर एक्रूवल ऑफ द राइट टू स्यू। राइट टू स्यू तब होता है जब कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है, उसी कॉज ऑफ एक्शन से एक्रूवल होता है उस राइट का, वो निकलता है। या यूं कह सकते हैं कि वो कॉज ऑफ एक्शन आपको राइट टू स्यू देता है, उससे एक्रूवल होता है उस राइट का। तो एक्रूवल तो हो गया। अब हमें समझना है कि ये एक्रूवल जो ऑफ द राइट ऑफ स्यू हुआ है, वो या तो ऑन होना चाहिए डेथ के, या डेथ के बिफोर होना चाहिए। अब हम इस बात को समझते हैं जरा। समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है और इसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन मान लीजिए कि 2 जैन को उत्पन्न होना है। कोई ऐसा इसका समव्यवहार है, या ए का बी के साथ यूं मान लें कि इसने बी को कोई लोन दे रखा है, या किसी भी तरह का इनके बीच में ट्रांजैक्शंस है। और ऐसा ट्रांजैक्शन है कि यदि उसको पूरा नहीं किया गया तो कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा। अगर लोन है और वो लोन अगर 2 जनवरी तक पे करना है, भले ही इसने पीछे कभी भी लिया हो, लेकिन अगर वो 2 जनवरी उसकी डेडलाइन है, अगर इस डेट तक वो उस लोन को पे नहीं करता है, तो ए के पास कॉज ऑफ एक्शन 2 तारीख को, 2 जनवरी को एक्रू हो जाएगा। अब इस ए की जो डेथ है 2 जनवरी के पहले हो जाए, ये डेथ जो है 2 जनवरी के पहले हो जाए, बिफोर 2 जनवरी के पहले हो जाए, ठीक पहले हो जाए। ऐसा नहीं कि वो अक्टूबर नवंबर में ही खत्म हो गया है, 2 जनवरी के ठीक पहले हो जाए।
यानी कि 1 जनवरी को हो सकती है, 31 दिसंबर को हो सकती है, तो इस 2 जनवरी के पहले हो जाए, तब सेक्शन 16 अप्लाई हो जाएगी। या फिर एक की डेथ ऑन हो जाए। ऑन का मतलब है ठीक उसी डेट को हो जाए जिस डेट को वो काज ऑफ एक्शन एराइज होता है, तो ये डेथ ऑन मानी जाएगी सेक्शन 16 के तहत। अगर हम देखें, ऑन और बिफोर की जो बात करता है वो यही है कि या तो उस डेट को ही हो जाए और इस डेट को उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ पर ही काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो, तो इसी डेट को ही उसकी डेथ होती है और इसी डेट को ही काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। हम ये कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु पर ही काज ऑफ एक्शन वाद कारण उत्पन्न होता है, या ठीक उस डेट के पहले जब वो काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होना है उस संव्यवहार के संबंध में, उसके ठीक पहले हो जाए। तो इस तरह से हम डेथ को ऑन और बिफोर समझ सकते हैं। तो ये तो केवल हम डेथ को समझ रहे हैं, अभी सेक्शन 16 को नहीं समझ रहे हैं। सेक्शन 16 के अंदर जो कुछ बातें कही गई हैं डेथ को लेकर के कि डेथ ऑन हो या बिफोर हो, तो अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि डेथ ऑन और बिफोर कैसे समझेंगे हम सेक्शन 16 के संबंध में। ये डेथ ऑन और बिफोर को हम किस संदर्भ में लें। तो एक बात तो यहाँ पर ये हो गई कि ऐसे आपको लेना है कि डेथ या तो ऑन है या डेथ बिफोर है। अब यहाँ हम ये समझते हैं कि अब इस डेथ ए की तो डेथ हो गई, एक की डेथ हो गई और इसके पास इसकी डेथ पर काज ऑफ एक्शन भी इसके पास हो गया कि हमें जो इनको लोन दिया गया था, जो मनी है वो हमें प्रोक्योर करनी है, इनसे लेनी है। अब इसकी तो डेथ हो गई, तो अब इसकी जब डेथ हो गई तो अब ये जो काज ऑफ एक्शन है ये ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ए के, अब ये काज ऑफ एक्शन उनके पास पहुंच जाएगा। यानी कि ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो स्यू कर सकते हैं बी के अगेंस्ट, जो भी लोन का सम है, मनी है, उसको प्राप्त करने के लिए ये स्यू कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 16 ये कहता है कि यदि ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये तब तक स्यू नहीं कर सकते जब तक ये कैपेबल ऑफ सुइंग ना हो। सेक्शन 16 ये कहना चाहता है कि अगर जो डिसीज्ड पर्सन है जिसके पास काज ऑफ एक्शन है, यदि वो जीवित होता तो वो करता। सेक्शन 16 यही कहना चाहता है कि वो ए के पास काज ऑफ एक्शन है और वो जीवित होता तो वो करता, लेकिन अब चूंकि डेथ हो चुकी है तो अब वो काज ऑफ एक्शन तो ए का ही है, लेकिन ए जो है स्यू नहीं कर सकता चूंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है, वो तो मर गया है। तो अब वो जो काज ऑफ एक्शन है जिसको लेकर के किसी सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, कोई एप्लीकेशन
मूव की जा सकती है वो करेंगे। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब तो ये कर नहीं सकता। और बात ये आई कि 16 कहता है कि ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कोई भी सूट इंस्टीट्यूट या कोई भी एप्लीकेशन अपने बिहाफ पे तभी कर सकते हैं जब ये कैपेबल ऑफ सुइंग हो। यानी कि अब जब तक ये कैपेबल ऑफ सुइंग नहीं हो जाते तब तक लिमिटेशन पीरियड नहीं स्टार्ट होगा, ये कहना चाहता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 ये कहता है कि जो परिसीमा अवधि है वो चलना तब तक प्रारंभ नहीं करेगी जब तक ये इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कैपेबल ऑफ सुइंग नहीं हो जाते। सेक्शन 16 ये भी कहता है कि केवल लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना पर्याप्त नहीं है, उनको कैपेबल ऑफ सुइंग भी होना चाहिए, तभी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगी। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कैपेबल ऑफ सुइंग का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यदि ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है यदि ये सेक्शन 6 के अंदर नहीं आते, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का, इसी अधिनियम का जो धारा 6 है, सेक्शन 6 है, जो लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है, ये लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। ये लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। इसमें 3 तरह की डिसेबिलिटी बताई गई हैं, या तो वो माइनर हो, या फिर वो इंसैन हो, या फिर वो इडियट हो। माइनर हो, इंसैन हो, या फिर वो इडियट हो। ये 3 तरह की जो लीगल डिसेबिलिटी बताई गई हैं सेक्शन 6 में, इसके अंडर ये पर्सन ना हो। यानी कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर इसके तहत इनमें से कहीं आते हैं तो वो कैपेबल ऑफ सुइंग नहीं कहलाएंगे। तो यहां पर सेक्शन 16 ये बताना चाहता है कि जो डिसीज्ड पर्सन है उस पर्सन के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके संबंध में जो ए के पास काज ऑफ एक्शन था उस काज ऑफ एक्शन को लेकर के वो सूट तब तक नहीं कर सकते जब तक वो कैपेबल ना हो जाएं। तब तक वो बी के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकते, सूट नहीं कर सकते, सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ये यहां पर समझना है, इसको अभी हम और डिटेल करेंगे। तो अब यहां पर हम एक बात और समझ लेते हैं कि जो ये कैपेबल ऑफ सुइंग है इसको लेकर के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और इससे एमसीक्यू बनता है और वो पूछता है कि इस फ्रेज का ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है, इसका ये जो एक्सप्रेशन है, जो ये फ्रेज है कैपेबल ऑफ सुइंग, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो इसकी मीनिंग है कि इनको किसी भी लीगल डिसेबिलिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि कैपेबल ऑफ सुइंग इज द इक्विवेलेंट capable of swing is the equivalent if not being under legal disability to sue। तो हम ये कह सकते हैं इसको if not being under legal disability। लीगल डिसेबिलिटी, ये इसका मतलब है और ये करता है सेक्शन 6 को कवर। इसका मतलब है कि
इनको सेक्शन 6 के अंदर नहीं आना चाहिए, तभी वो कैपेबल माने जाएंगे। तो इससे बनता है प्रीलिम्स का एमसीक्यू, ये आप याद रखिएगा, और इसका आंसर होगा ये। तो एक बात तो ये हमने समझने की कोशिश की कि सेक्शन 16 में जो इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर एक्रूवल ऑफ द राइट टू स्यू बताया गया है, वो है क्या। तो अब सेक्शन 16 का पूरा आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया बैठ गया होगा कि ये कहाँ एप्लीकेबल होगी, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये भी अभी हम देखेंगे, एप्लीकेबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, तो इसको भी हम अभी देखते हैं। सेक्शन 16 को 3 पार्ट में बांटा गया है। सेक्शन 16 को 3 पार्ट में, नहीं कि उसके 3 क्लाज बनाए गए हैं। पहला क्लाज है, इसके बाद दूसरा क्लाज है, इसके बाद तीसरा क्लाज है। पहला क्लाज जो है उसको भी ऑन और बिफोर में बताया गया है। ऑन का इफेक्ट बताया गया है और बिफोर का इफेक्ट बताया गया है, और ये प्लेंटिफ के लिए है। तो जो पहला क्लाज है एक्चुअली ऑन और बिफोर जो डेथ हो रही है वो प्लेंटिफ की हो रही है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ पर बात की गई है और इनको कैपेबल होना चाहिए। तो एक आइडिया आपको ये रहेगा, चूंकि मेंस में जब लिखने के लिए आएगा तो आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी, कुछ भी मिस नहीं करना होगा। अभी हम इसका बेयर भी पढ़ेंगे और देखेंगे बेयर की जो भाषा है वो बहुत ही कसी हुई है, कुछ भी आप उसमें मिस नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी लैंग्वेज को उसमें मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका जो एक्सप्रेशन है आइडियाज का वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा जो क्लाज है वो भी ऑन और बिफोर की बात करता है, लेकिन ये डिफेंडेंट के लिए करता है। और यहाँ पर विशेष बात ये है नोट करने की, बेयर आप देख लीजिएगा, मैं भी यहाँ पर पढ़ूंगा भी, कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे इनके संबंध में कैपेबल ऑफ सुइंग की बात नहीं की गई है, क्योंकि हमें इनके अगेंस्ट करना होगा। तो इनके जो ये हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इनके संबंध में कैपेबिलिटी की बात नहीं की गई है, यानी कि ये माइनर भी होंगे तो भी इनके अगेंस्ट ये जो प्लेंटिफ है ये कर सकता है, सूट कर सकता है। अभी हम जब इसके सेक्शन 16 का क्लास 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर सीधे सीधे बता दिया गया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक डिफेंडेंट का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना हो जाए, यानी कि इसके संबंध में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। अगर इस डिफेंडेंट का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा तब जब तक कि इसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो जाता। यहां इतनी बात कही गई है, तो इसको भी देखना जरूरी रहेगा। तीसरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है, और ये तीसरा क्लास सिर्फ इतनी बात करता है कि सेक्शन 16 का क्लास 1 और क्लास 2 कहाँ लागू नहीं होगा, ये तीसरा से क्लास बताता है। तो किन चीज़ों पर लागू नहीं होगा, तो यहाँ पर आप प्रियम्पशन यानी कि हक सुफा, जो सुफा अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने में ये सेक्शन 16 का क्लास 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा। स्थावर संपत्ति
स्थावर संपत्ति के कब्जे का वाद और आनुवांशिक पद के कब्जे से संबंधित वादों पर लिमिटेशन एक्ट का ये जो सेक्शन 16 है वो लागू नहीं होता। सेक्शन 16 of the Limitation Act does not apply on preemption, immovable property and heredity ऑफिस के कब्जे के संबंध में लागू नहीं होती। ये आपको याद रखना है। तो याददाश्त के लिए लिख लीजिए, प्रीएम्पशन इमूवेबल प्रॉपर्टी और हेरिडिटी ऑफिस, इनके पोजेशन से संबंधित सूट पर लागू नहीं होता। अब ध्यान देने की बात यह है कि सेक्शन 16 का क्लास 3 ये तो कहता है कि सुफाधिकारों के प्रवर्तन संबंधित वादों पर, स्थावर संपत्ति के कब्जे संबंधित वाद पर या फिर किसी आनुवांशिक पद के कब्जे संबंधित वाद पर ये लागू नहीं होती। लेकिन इसी सेक्शन के क्लाज 1 में भी बताया गया है कि ये सिर्फ यहीं लागू होती है। इसका मतलब हम निकालेंगे कि ये और कहाँ लागू नहीं होती है। तो अब हम इसका जो बेयर एक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसको हम देख लेते हैं। कि ये कहाँ लागू होती है, कहाँ लागू नहीं होती है, कैसे लागू होती है और वो क्या कहती है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें ये पता कर रहे हैं कि ये सेक्शन 16 और कहाँ लागू नहीं हो सकती। तो बेयर एक्ट की भाषा में जो लिखा गया है वही मैं पढ़ रहा हूँ। वेयर अ पर्सन हु वुड, इफ ही वर लिविंग, हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, डाइज बिफोर द राइट एक्रूज। अब यहाँ ये देखना है कि ये जो सेक्शन 16 है वो सूट पर तो लागू होती है, एप्लीकेशन पर लागू होती है, यानी कि वादों और आवेदनों पर लागू होती है, लेकिन ये अपील पर लागू नहीं होगी। तो हमें ये सेक्शन 16 के क्लास 3 से तो ये पता चल गया कि किस किस तरह के वादों पर अप्लाई नहीं होगी, और सेक्शन 16 के क्लास 1 से ये पता चल गया कि किस प्रकार की कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। तो ये दो डिफरेंस आपको समझिए, किस प्रकार के वादों पर लागू नहीं होगी सेक्शन 16 का क्लास 3 बता रहा है, और किस कार्यवाही पर लागू नहीं होगी वो सेक्शन 16 का क्लास 1 बता रहा है। और इससे सिर्फ यही निकल के आ रहा है कि ये अपील पर लागू होती नहीं दिख रही है, ये सूट या फिर एप्लीकेशन पर अप्लाई होती है। तो ये पता चल गया। यहाँ से भी आपके MCQ बनते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, किस पर लागू होगी, किस पर लागू नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग जितना सोच सकते हैं पढ़ते वक्त
अपने नोट्स बनाते वक्त जिस तरह से सोच सकते हैं क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से क्वेश्चन निकालने की हम कोशिश करते हैं। और हम ये नहीं सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नया है कि पुराना है, क्या है। हमें पिछले सारे जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो हमें पता नहीं है, अगर पता भी हैं तो वो रटे नहीं हैं। तो इन पर हम दिमाग न लगा करके जब भी हम पर्टिकुलर सेक्शन जो पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो मटेरियल है उसमें से जो जो हमारे काम का है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है, वहाँ वहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, वहाँ हमें अपनी अंडरलाइन करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि ये अपील पर लागू नहीं होती है, ये सूट और एप्लीकेशन पर लागू होती है। और इसकी जो भाषा है वो कहती है कि वेयर अ पर्सन, जहाँ कोई व्यक्ति, हु वुड इफ ही वर लिविंग, जो यदि वह जीवित होता, हैव ए राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट, तो उसके पास वाद संस्थित करने का अधिकार होता, या फिर और मेक एन एप्लीकेशन, डाइज, और वो मर जाता है। कब मर जाता है? डाइज बिफोर द राइट एक्रूज, और वो व्यक्ति जीवित नहीं है, वो मर जाता है ठीक पहले जब वो राइट एक्रूज होता है, जब वो राइट उत्पन्न होता है सूट फाइल करने का, सूट इंस्टीट्यूट करने का। ये तो बिफोर की कंडीशन बता दी गई। अब ऑन की कंडीशन में आइए, देखिए, आर वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन accrues ओनली ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन, या फिर ये जो राइट है ये उस व्यक्ति के मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है, या यूं कह सकते हैं कि जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी दिन ही उत्पन्न होता है। तो ये दो कंडीशन ऑन और बिफोर की इसके अंदर हैं। और इसके बाद आगे बताया गया है कि जो लिमिटेशन पीरियड है उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। अगर ये दो कंडीशन है ऑन और बिफोर की, तो उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम when there is a legal representative of deceased, मृतक के, capable of instituting of such suit, तब से स्टार्ट होगी जब उस मृतक के विधिक प्रतिनिधि कैपेबल हो जाएंगे कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ऑफ सच सुइट, जब इस प्रकार का वाद दायर करने के, संस्थित करने के लिए समर्थ हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे, तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ऑफ सच सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन। तो ये दो बातें आई, और यहां पर मैं कैपेबल ऑफ कैपेबिलिटी की जो बात कर चुका हूं, इसके पहले इसको मैं आपको समझा चुका हूं कि कैपेबल ऑफ सुइंग या कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ऑफ सच सूट, इसको बताया हूं। यहां पर सेक्शन 6 अट्रैक्ट होता है, और ये जो कैपेबिलिटी है वो ये कहती है कि उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इसी अधिनियम की धारा 6 के अंदर नहीं होना चाहिए। ये बात हो गई, सीधी सी बात है। तो वो कैपेबल हो जाएंगे, और जब से वो कैपेबल होंगे तभी से कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो ये सेक्शन 16 के क्लॉज 1 में बता दिया गया है। और लगभग यही बात सेक्शन 16 के क्लास 2 में बताया गया है, और वहां लिखा गया है वेयर अ पर्सन अगेंस्ट हु इफ ही वर लिविंग। तो यहां पर
डिफेंडेंट की बात आ गई, चूंकि अगेंस्ट हुम जिसके विरुद्ध हमें संस्थित करना है। तो पहला जो क्लास था हमने बताया प्लेंटिफ के लिए है। प्लेंटिफ के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो वहाँ पर समर्थ होंगे, कैपेबल होंगे। और यहाँ पर डिफेंडेंट के संबंध में बताया गया, लगभग भाषा वही है, इसलिए इसको मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है। और सेक्शन 16 के क्लास 2 में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है ये जो डिफेंडेंट है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका होना पर्याप्त है, उनको कैपेबल होने की बात इस सेक्शन में, इस क्लास 2 में नहीं कही गई है। तो इसका मतलब है कि जो भी डिफेंडेंट है, अगर उसकी मृत्यु ऑन आर बिफोर हो जाती है, उसकी डेथ ऑन आर बिफोर हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो सूट फाइल किया जाएगा या किया जाना है, वो उसके लिए जो लिमिटेशन है वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो जाता। अगर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा, और जैसे ही उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है तो तब वो कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। इनको कैपेबल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, इसके पीछे जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि इसके खिलाफ हमें सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो इसको कैपेबल होना जरूरी नहीं है। लेकिन जिसको सूट फाइल करना है उसका कैपेबल होना जरूरी है ताकि वो सूट को फाइल कर सके। तो सेक्शन 16 हमें स्पष्ट करता है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ काज ऑफ एक्शन के ऑन और बिफोर होती है तो जो लिमिटेशन पीरियड है उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। एक बात यहां पर बता देना और जरूरी है कि जो सेक्शन 16 है ये कंप्लीट काज ऑफ एक्शन की बात करता है। कंप्लीट काज ऑफ एक्शन की बात इसलिए करता है क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट है और यहाँ पर इसे जो लिमिटेशन पीरियड है उसको कंप्यूट करना है। तो सेक्शन 16 के अंतर्गत ये लिमिटेशन पीरियड कंप्लीट काज ऑफ एक्शन पर ही शुरू होता है। अगर ये काज ऑफ एक्शन कंप्लीट नहीं है तब तक लिमिटेशन पीरियड रुका रहता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। अब अगर प्लेंटिफ के पास, प्लेंटिफ तो कैपेबल है लेकिन डिफेंडेंट कैपेबल नहीं है, तब भी कंप्लीट काज ऑफ एक्शन नहीं हुआ। या फिर डिफेंडेंट है लेकिन प्लेंटिफ कैपेबल ऑफ सुइंग नहीं है, या तो माइनर है या इंसेन है या इडियट है। हालांकि काज ऑफ एक्शन है लेकिन ये प्लेंटिफ कंप्लीट नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो ये है और ये नहीं है, तब भी कंप्लीट काज ऑफ एक्शन नहीं होगा। जब दोनों में कैपेबिलिटी आ जाएगी तभी काज ऑफ एक्शन कंप्लीट माना जाएगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक ये जो मृतक है, अभी इसको मृतक मानते हैं फिर इसको मृतक मान लेंगे, अभी इसको मानते हैं, ये जो मृतक है, तो इस मृतक का ऐसा कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं है जो वाद या आवेदन दायर कर सके या दायर करने में सक्षम हो, समर्थ हो,
या फिर यहां कंडीशन हो कि जिसके विरुद्ध, अब चूंकि इसकी डेथ हो जाती है तो इसके पास एलआर होंगे, तो अभी यहां एलआर नहीं है, इसकी डेथ हो गई। अब यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सके, यानी कि जब इसके एलआर जब तक नहीं आ जाते, जब तक इसके अगेंस्ट भी हम सूट फाइल नहीं कर सकते। और ये दोनों होने के बाद भी इन दोनों के बीच में काज ऑफ एक्शन होना भी जरूरी है। अगर काज ऑफ एक्शन नहीं है तो भी हम सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, भले ये सक्षम है, ये सक्षम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मृतक का ऐसा कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं है जो वाद या आवेदन दायर करने के लिए सक्षम है, या जिसके विरुद्ध कोई वाद या आवेदन दायर किया जा सकता हो, और जब तक कोई वाद हेतुक भी ना हो, तब तक मियाद विधि के लागू होने का प्रश्न नहीं उठता। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तो फिर ये जो लिमिटेशन एक्ट है इसके लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इसकी जो नेसेसिटीज हैं वो ही पूरी नहीं हो रही हैं। तो सेक्शन 16 को बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से बनाया गया है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। इसलिए जब तक मृतक का कोई समर्थ विधिक प्रतिनिधि नहीं है, तब तक मियाद की अवधि की गणना चालू नहीं की जा सकती या नहीं होगी, ये क्लास 1 कहता है। क्लास 2 कहता है कि किसी मृतक के विधिक प्रतिनिधि को वाद या आवेदन दायर करने का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब ऐसा अधिकार स्वयं मृतक को उस दशा में प्राप्त होता जब वो जीवित होता। तो आपने देखा कि जो बेयर है उसका पहला क्लाज ही वहीं से शुरू होता है, वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग। तो ये चीज मैंने इसमें पहले ही बता रखा है कि ये वही काज ऑफ एक्शन है, ये वही राइट है जो मृतक को होता यदि वो जीवित होता, उसी को लेकर के ही आगे जाना है। तो अब मैं समझता हूं कि आपको सेक्शन 16 काफी हद तक पकड़ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक बात और समझ लेते हैं कि किसी मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, जो सेक्शन 16 का क्लास 2 है, उसको किसी मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध वाद दायर करने का अधिकार किसी वादी को तभी प्राप्त होगा जब उसे ऐसा अधिकार मृतक की मृत्यु होने पर प्राप्त होता। यदि वह जीवित होता तो प्राप्त हो गया होता। तो यही सिंपल सी बात है, और इतना ही सेक्शन 16 कहता है कि इन इन स्थितियों में मियाद विधि की गणना कैसे की जाएगी, यानी कि मियाद विधि कब शुरू होगी और कब नहीं शुरू होगी, इस बात को लेकर के सेक्शन 16 ने बताया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि ये काज ऑफ एक्शन उसके लाइफ टाइम में कभी भी उत्पन्न होता, तो जब उत्पन्न होता तभी से वो लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाता। तो अगर कोई ऐसा काज ऑफ एक्शन जो उसके लाइफ टाइम में एक्रू होता है, तब सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना है।
और इसके लिए जो सबसे मुख्य शर्त है या मुख्य आवश्यकता है कि इट इज नेसेसरी दैट द डेथ मस्ट आकर बिफोर द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक्रूज. If the right to institute a suit or make an application accrues in the lifetime of the deceased, the limitation shall begin to run from the date of the accrual of cause of action, and the provisions of section 16 would not apply. तो यही याद रखना है कि यदि लाइफ टाइम में इस डिसीज्ड पर्सन के लाइफ टाइम में ये जो डिसीज्ड पर्सन है, हाँ, ये जो डिसीज्ड पर्सन है इसके लाइफ टाइम में कोई काज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ है तो फिर सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होगा. यानी कि यहां पर ऐसी स्थिति में जो लिमिटेशन पीरियड की गणना है वो उसी डेट से स्टार्ट होगी जिस डेट पे ये काज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ है, उस डेट से होगी. इसीलिए ये कहा गया कि डेथ मस्ट ऑकर बिफोर द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट. तो आप ऐसे कह सकते हैं डेथ मस्ट ऑकर ऑन और बिफोर द डेथ ऑफ अ पर्सन हु हैड अ राइट टू sue. इस तरह से हम इसको समझते हैं. और अब मेरे ख्याल से इसमें जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे करीब मैंने उन्हें शामिल करने का प्रयास किया है. अंत में इतना कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी हेल्प कर पा रहा है, मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं. यदि आ रही हैं सेक्शन 16 आपको काफ़ी हद तक या यूं कहूं कि पूरी तरह से क्लियर हो गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा. धन्यवाद.